गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स 2024 में होने वाले हैं और उनके लिए साइंस का चैप्टर 3 जो कि मेटल और नॉन मेटल है। और आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। और ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल से ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है 7। और आज बच्चों आज पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो हमारा आज का जो विषय रहेगा केवल एक्सप्लेनेशन के बारे में होगा। सबको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को, तो ध्यान से हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों रिएक्ट फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मतलब फर्स्ट इज योर ए इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी घटती है जब उसको नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डाला जाता है। Reactivity of aluminum decreases if it is dipped in nitric acid solution. Okay, तो इसमें आंसर क्या है? On dipping in nitric acid solution, on dipping in HNO3 nitric acid solution, on dipping in HNO nitric acid solution क्या होता है? The surface of aluminum is oxidized. The surface of aluminum is oxidized. By dipping aluminum in HNO3 acid solution, dipping किसको डिप कर रहे हैं? Aluminum in nitric acid solution. Surface of aluminum is oxidized to form an oxide layer. To form an oxide layer. Oxide layer ये बनाते हैं। एल्युमिनियम को अगर नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्युमिनियम का जो सरफेस होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वहां ऑक्साइड लेयर का निर्माण होता है। ऑक्साइड लेयर किस चीज का होता है? ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, व्हिच इज हार्ड एंड इम्परवियस। व्हिच इज हार्ड एंड which is hard and impervious ये ऑक्साइड का लेयर जो होता है वो हार्ड होता है और इम्परवियस होता है। इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर एल्युमिनियम जो नीचे में होता है, फॉर एल्युमिनियम अंडरनीथ हेंस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। हेंस रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम aluminium decreases. Okay, तो बच्चों reactivity of aluminum decreases if it is dipped in nitric acid solution. On dipping aluminum in nitric acid solution, तो क्या हो जाता है? सरफेस ऑफ एल्युमिनियम जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सरफेस ऑफ एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज। जो एल्युमिनियम की सतह होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब वहां एक ऑक्साइड लेयर का निर्माण हो जाता है OAl2O3, which is hard and impervious। ये होते हैं हार्ड और इम्परवियस। एल्युमिनियम के सरफेस पर ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का ये लेयर बन गया आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टू इट। अब जब उस पर नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो एल्युमिनियम के सतह पर ये ऑक्साइड लेयर बन जाता है। ये ऑक्साइड लेयर बहुत ही हार्ड होता है और इम्परवियस होता है। इम्परवियस मतलब ये चीज को जाने नहीं देगा।
तो अंदर वाला जो लेयर एल्युमिनियम का होता है वो सुरक्षित बच जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये जो लेयर है ऑक्साइड का, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। फिर से एक बार बच्चों, जब एल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एल्युमिनियम का जो ऊपरी सतह है, द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम, ये ऊपर वाला सरफेस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये बन गया आपका Al2O3, और ये जब ये ऑक्साइड बनेगा तो ये हार्ड होगा। ये हार्ड के साथ साथ इम्परवियस भी होगा, मतलब नाइट्रिक एसिड को भी अंदर नहीं जाने देगा, इम्परवियस लेयर बन जाएगा। और ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा कि अब जो है वो आगे अंदर वाला लेयर जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर एल्युमिनियम अंडरनीथ। जो इस एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम है उसके लिए ये ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और ये क्या करता है, रिएक्टिविटी इसलिए एल्युमिनियम की क्या होती है, यहाँ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो बच्चों सोडियम एंड मैग्नीशियम आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। सोडियम और मैग्नीशियम की जो स्थिति होती है वो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि एक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में क्या है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, इस तरह से ये एक्टिविटी सीरीज है। तो बच्चों क्या होता है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, कार्बन जो होगा क्या नहीं कर पाएगा, कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। यू हैव टू गिव रीजन। तो आप जानते हैं कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, आफ्टर दैट सोडियम है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड देयर कैटायंस आर स्टेबल, एंड देयर कैटायंस आर स्टेबल। ये भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए बच्चों, सोडियम की जो ऑक्साइड्स होंगे और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके बीच का बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के तुलना में। कार्बन का साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड और सोडियम के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो मतलब सोडियम ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा कार्बन की तुलना में, और सोडियम के प्रति ऑक्सीजन का लगाव जो होगा वो कार्बन से ज्यादा होगा। इसलिए कार्बन कैन नॉट रिड्यूस सोडियम एंड मैग्नीशियम। ऑल्सो सेम इज द केस विथ मैग्नीशियम ऑल्सो। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होंगे, आयनिक बॉन्ड है, और कार्बन जो होता है, कार्बन इसके ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन है उसको हटा नहीं सकता है। ओके, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज NaCl is not conductor of electricity in solid state. सॉलिड स्टेट में आपके सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, whereas it does conduct electricity, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कब, इन एक्वस सॉल्यूशन में एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट दोनों में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट द आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आर फिक्स्ड। सॉलिड स्टेट में सोडियम और क्लोराइड आयन काफी फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पर लोकलाइज्ड होते हैं। दे आर फिक्स्ड टू फॉर्म ए, फिक्स्ड होते हैं इन देयर लाइटिस साइड। तो इन सॉलिड स्टेट द आयन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आर फिक्स्ड। इन सॉलिड स्टेट द आयंस of sodium and chloride are fixed। फिक्स्ड होने का अर्थ वो मूव नहीं कर सकते। क्लोराइड आर फिक्स्ड, ओके, टू देयर लैटिस साइट, टू देयर लैटिस साइट, टू देयर लैटिस, आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में, लैटिस साइट। हेंस दिस आयन कैन नॉट मूव, एंड दिस आयंस कैनॉट मूव, और ये मूव नहीं कर सकते।
ये आयंस मूव नहीं कर सकते हैं, एंड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट, एंड सो इन सॉलिड स्टेट sodium chloride cannot conduct electricity. ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते. NaCl is not conductor of electricity in solid state because the sodium chloride is an ionic compound and sodium ion chloride ion get fixed to their lattice side. अपने लैटिस साइड में काफी फिक्स्ड हो जाते हैं, इनकी मोशन ना होने के बराबर होती है. They vibrate only at their moving position but they cannot move. ये मूव नहीं कर सकते हैं. लेकिन वही बात अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की हो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की हो, तो इनके आयन फ्री हो जाते हैं. And in aqueous solution and in molten state, they are capable of conducting electricity. और aqueous solution में, molten state में ये आसानी से electricity को conduct कर सकते हैं. Solid state में नहीं, because solid state में इनके ions जो होंगे वो कहाँ होंगे? Fixed होंगे. तो here is the answer of this question. मतलब इसके explanation. Cryolite is added to purified bauxite before it is electrolyzed. Cryolite को ऐड किया जाता है बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए जब ये बिफोर इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब बॉक्साइट को एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस के पहले जो है क्रायोलाइट को ऐड किया जाता है एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए. तो इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज क्रायोलाइट क्या करते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं. क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. Al2O3 हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब हम लोग डी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, कर रहे हैं. अभी डी के क्रायोलाइट इज एडेड टू प्यूरिफाइड बॉक्साइट. ओके, क्रायोलाइट. अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको. Here the question is cryolite is added to the purified bauxite. Purified bauxite में cryolite को ऐड किया जाता है. Why? Before it is electrolyzed. उसके इलेक्ट्रोलिसिस के पहले. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? Alumina has high melting point. डी का आंसर है, इस डी का आंसर alumina has high melting point. alumina की बहुत melting point उच्च होती है and is not a good conductor of electricity. Good conductor of इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं. बाय डिसॉल्विंग, अब उसमें क्या करते हैं? डिसॉल्विंग किस चीज को? क्रायोलाइट को. बाय डिसॉल्विंग इट इन molten cryolite, the mixture has lower melting point. The mixture has lower melting point. Mixture has lower melting point and is better conductor of electricity. Conductor of
electricity. Okay, better conductor of electricity. तो बच्चों एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। एल्यूमिना खुद में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मोल्टेन क्रायोलाइट डालते हैं। क्रायोलाइट का फार्मूला इज Na3AlF6। दिस इज क्रायोलाइट। तो उसमें मोल्टेन क्रायोलाइट डालते हैं। क्रायोलाइट और एल्यूमिना के मिक्सचर का जो होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन डी। अब चलते हैं एक और एक्सप्लेन द फॉलोइंग में ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई इज, आपका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। सो सारे एक्सप्लेनेशन को आज आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्लियर करा दें। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। सो आप एग्जाम तक हमको फॉलो करें। नेक्स्ट E is, explain the following में E, carbonate and sulfide ore, carbonate and sulfide, carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide, converted into oxide before reduction, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। जो भी कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है उनको रिडक्शन के पहले उनको ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड के ओर को रिडक्शन के पहले उनको ऑक्साइड में बदला जाता है ड्यूरिंग मेटलर्जी, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। आंसर एक्सप्लेनेशन इसका है, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल, इट इज easier to extract metal, it is easier to extract metal from its oxide, by reduction। ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन आसानी से हो जाता है। इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल, आसानी से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑक्साइड के द्वारा ही। ऑक्साइड से आसानी से रिडक्शन हो सकता है मेटल में। देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर, रिडक्शन process then from metal sulfide, then from metal sulfide and carbonate, metal sulfide and कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड का रिडक्शन, ऑक्साइड से रिडक्शन आसान होता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्साइड द्वारा जो रिडक्शन होता है वो इजियर होता है सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में, कार्बोनेट ओर की तुलना में। ओके, और नाउ एफ क्वेश्चन इज, टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल।
टाइटेनियम, टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक, इसको हम और कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए बच्चों, फिर से एक बार, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को पहले हम उसको ऑक्साइड में बनाते हैं, बिफोर रिडक्शन के पहले। क्यों? क्योंकि इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन आसान होता है, और सल्फाइड से भी सल्फाइड ओर से ज्यादा अच्छा होता है कि ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन। इसलिए इन दोनों सल्फाइड और कार्बोनेट को आपको ऑक्साइड में बदलना है, और वहां से फिर रिडक्शन का प्रोसेस आसान हो जाता है। अब बच्चों, टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल। अब है एफ, टाइटेनियम। टाइटेनियम इज कॉल्ड strategic metal. Titanium is called strategic metal. टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है। क्यों? तो टाइटेनियम जो है आपके डिफेंस से जुड़ा हुआ है। सिंस टाइटेनियम, आंसर इसमें लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? सिंस टाइटेनियम के अलावा भी क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम, ओके, have a great significance as great significance, इसका बहुत ही महत्व है, ग्रेट सिग्निफिकेंस, as they are used in country's defense, as they are used in country's defense, in country's defense, इनका डिफेंस में बहुत ही ज्यादा महत्व है, कंट्रीज डिफेंस, फॉर मेकिंग वॉर इक्विपमेंट, फॉर मेकिंग वॉर इक्विपमेंट, वॉर इक्विपमेंट बनाने के लिए इनका एप्लीकेशन होता है। टाइटेनियम के अलावा क्रोमियम का भी, मैग्नीज का भी, जर्कोनियम भी स्ट्रैटेजिक मेटल है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन कंट्रीज डिफेंस। ये कंट्री डिफेंस में, जैसे कि वॉर इक्विपमेंट, वॉर युद्ध संबंधी औजार बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, the properties which makes this metal so special is the properties which makes these metal so special, बहुत ज्यादा ये स्पेशल क्यों है? किस गुण के कारण? इट इज लाइट इन वेट। फर्स्ट, ये हल्के होते हैं भार में, इट इज लाइट इन वेट, ये हल्के होते हैं भार में, इट इज लाइट इन वेट। ये भार में बच्चों ये मेटल क्या होते हैं? हल्के होते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, बट एट द सेम
time it is stronger than the other. It is stronger than the other. और दूसरे समय अब ये जो है लाइट वेट होते हैं, और दूसरी बात कि ये दूसरे अन्य के तुलना में काफी मजबूत होते हैं. It is light in weight, but at the same time it is stronger than other. Okay. It is not affected. Second is it is not affected by corrosion. It is not affected. इन पर affected by corrosion. देखिए क्यों स्पेशल है, स्ट्रैटेजिक मेटल. ओके, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोरोजन. इन पर कोरोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अब जो है बच्चों नेक्स्ट इज जी. टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड मैग्नीज. टाइटेनियम, जर्कोनियम, मैग्नीज एंड क्रोमियम, ये सबको स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है, एज दे आर यूज्ड फॉर कंट्रीज डिफेंस, फॉर मेकिंग वॉर इक्विपमेंट, एंड दे आर सो स्पेशल दैट ये बहुत हल्के होते हैं भार में, और दूसरी समय भार में हल्के होने के साथ साथ स्ट्रैटेजिक मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर काफी होते हैं, एंड सो दे आर यूज्ड फॉर कंट्री डिफेंस. एंड सेकेंड इज इन पर कोरोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अब नेक्स्ट है आपका बच्चों जी. जी इज टार्निस्ड कॉपर. टार्निस्ड कॉपर वेसल, वैसे कॉपर वेसल जिनका रंग बदरंग हो गया है, कॉपर वेसल आर क्लीन with tamarind juice. tamarind, इमली के जूस और लेमन जूस, मतलब साइट्रिक एसिड से. टैमरिंड जूस या साइट्रिक एसिड मतलब लेमन जूस से भी, लेमन का जूस से भी आप इसको साफ कर सकते हैं. तो कॉपर वेसल्स जो होते हैं वो टार्निश्ड इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दे फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट में अगर हम टैमरिंड जैसे एसिड को मिलाते हैं तो टैमरिंड इमली में पाया जाता है, और उसको अगर हम डालते हैं टैमरिंड जूस को तो क्या होता है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं और क्लीन कर देते हैं वेसल्स को. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टैमरिंड जूस इज एसिडिक. आंसर टैमरिंड जूस इज एसिडिक. या नींबू का जो जूस होगा वो भी एसिडिक है, इमली का जो जूस है वो भी एसिडिक है, इज एसिडिक. एंड इट न्यूट्रलाइजेस द बेसिक लेयर, एंड इट न्यूट्रलाइजेस the basic layer, neutralizes the basic layer of copper carbonate, कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? दिस इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. दिस इज malachite crystal, basic copper carbonate. Okay. Basic on tarnished copper vessel. ये basic copper carbonate on tarnished vessel. Copper का tarnished vessel. Okay. Therefore, tarnished vessels are cleaned with tamarind juice. So, टार्निश्ड कॉपर का जो वेसल है वो कुछ नहीं है, ये है. और जैसे हम टैमरिंड जूस डालते हैं तो वो साफ हो जाता है क्योंकि बेसिक नेचर में है. सो देयरफॉर टार्निश्ड कॉपर वेसल इज क्लीन्ड विथ
copper vessel is cleaned with tamarind juice. Rind जूस। ओके, टैमरिंड जूस से इसको क्लीन किया था बच्चों। टैमरिंड जूस का नेचर एसिडिक होता है और कॉपर के ऊपर जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ये दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसमें क्या करते हैं कि ये टैमरिंड जूस जो है ये एसिडिक होने के कारण ये बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज होने से क्या होता है कि आपका बर्तन साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इसलिए हम लोग टैमरिंड जूस या साइट्रिक एसिड या लेमन जूस का इस्तेमाल करके इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। मतलब इसको साफ करने के लिए आपको एसिडिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस चाहिए, बिकॉज इट इज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो आपका टार्निश्ड कॉपर वेसल है वो ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट बेसिक होने के कारण आपको एसिडिक प्रॉपर्टी वाले चीज चाहिए उसको साफ सफाई करने के लिए। Next is last of this explain the following H, that is now एक और है, ध्यान से बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। नाउ H, H क्या है? Solder is used. Solder is an alloy. Solder is used for welding electrical wires together. Welding electrical wire together. सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड करने के लिए। इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है सोल्डर का। वायर सोल्डर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर together. क्यों? Solder is used for welding electrical wire together because solder has low melting point. Answer is because solder has low melting पॉइंट। सोल्डर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ओके, सोल्डर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। और ये बच्चों, ये चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का हमारा जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो अब यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।